Good morning, students. How are you? You are welcome to CR International ऑनलाइन क्लासेस। आपके लिए आज का चैप्टर 2 रिवीजन रहेगा। चैप्टर 2 के अंदर हम पूरा उसका बेस जो कंप्लीट मौर्यन एम्पायर किस तरह से एस्टेब्लिश किया गया, कौन उसके फेमस रूलर्स थे, किस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाया और उनकी किस तरह की कार्य प्रणालियाँ रहीं, कौन कौन से टैक्सेशन सिस्टम को यूज़ करते थे, किस तरह की कमेटीज़ बनाते थे और इस एम्पायर को इतनी ज़्यादा बड़ी पहचान क्यों मिलती है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये एम्पायर जो है आप देख रहे हो, इसका जो टाइमिंग रहा है 600 BCE से लेकर 600 CE तक का रहा। इसके अंदर बहुत से साम्राज्य रहे हैं। ये जो टाइम था इसमें ऐसा नहीं कि और साम्राज्य कॉम्पिटिटर नहीं थे, बहुत से साम्राज्य थे, लेकिन उन सभी साम्राज्यों में से इस साम्राज्य को ज़्यादा महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि पूरे भारत में अगर पूरी देश की यूनिटी को और अगर इंटीग्रेशन की बात की जाए तो इस मौर्यन एम्पायर ने इंडिया को इंटीग्रेट किया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। इसमें हम लगभग 1000 वर्ष की अवधि का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर हम 1000 वर्ष की अवधि का अध्ययन करते हैं। और आगे चलते हैं। इसमें मौर्यन एम्पायर की बात आ रही है। मौर्यन एम्पायर में एपिग्राफी क्या होती है? एपिग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शंस बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे किसी पत्थर पर, शिलालेख पर, ये रॉक एडिक्ट्स पर या किसी बड़े बर्तन पर या किसी ताम्र पत्र पर, कॉपर प्लेट पर, इस तरह की ये इंस्क्रिप्शंस लिखवाए जाते थे। क्यों लिखवाए जाते थे उसके पीछे ये एक रुझान है या हम इसके पीछे का कारण जान सकते हैं कि उसमें राजा ने अपने जीवन के अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए और कौन कौन से टैक्स लगाए, कौन कौन से ऑर्डर पास किए जनता के लिए, वो सब इंस्क्रिप्शंस के जरिए पता चलता है। यहाँ पे दो शब्दों का उल्लेख हमें पता चलता है, प्रिंसेप और प्रियदर्शी। दोनों शब्द मौर्य सम्राट अशोक के लिए माने जाते हैं और दोनों ही उपाधियों के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश ऑफिसर रहा है जिसने 1838 में और ब्राह्मणी और खरोष्टी जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको पढ़ लिया था, यानी उनका अर्थ ढूंढ लिया था। अगर ये हमें ना बताते कि इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ है तो हम इंस्क्रिप्शंस की नॉलेज को आज तक भी प्राप्त नहीं कर पाते। इससे आगे चलते हैं। जैसे इसके अंदर इंस्क्रिप्शंस के बारे में और आगे डिटेल से बता रखा है। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन, मेटल, पॉटरी। दे यूजुअली रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज और आइडियाज ऑफ दोज हु कमीशन देम एंड इंक्लूड द एक्सप्लोइट्स ऑफ किंग्स। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में मेन ये है कि राजा ने अपने जीवन में क्या क्या गतिविधियाँ की, कौन कौन से युद्ध जीते, जनता के लिए वह किस प्रकार के काम करते थे, कौन कौन से वो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते थे, कितना उनको फॉलो किया करते थे, ये सारी जानकारी इसमें कंप्लीट नॉलेज इसमें डाली गई है। यहाँ पर बताया गया है इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का तरीका क्या रहता था। इनकी अंदर जब खरोष्टी का और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश जेम्स प्रिंसेप कर रहे थे तो उन्होंने लेटर जो ए है उस ए लेटर की हेल्प से इस तरह की स्टडी को आगे बढ़ाया है। इसके अंदर हम अर्लीस्ट 16 महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को देखिएगा। अर्लीस्ट स्टेट्स में 16 महाजनपद से, जनपद उसे कहा जाता है जहाँ पे लोग रहते हों, इकट्ठे लोग रहते हों, और जब बहुत से जनपद मिल करके एक बड़े महाजनपद का निर्माण करते हैं। ये 16 महाजनपद में कौन कौन से महाजनपद इसमें फेमस हैं, जिसके अंदर वज्जी है, अवंती है, मगध है, पांचाल है और इसके अलावा मगध, कोशल, पांचाल, कुरु, इस तरह के जनपद इसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे पता चलता है महाजनपद जो है और भी हमें इनके विषय में गण और संघ जैसी संस्थाएं इसमें रही हैं। यहाँ पे जैसे ग्रुप एलाइट्स हैं वो मिल करके रूल करते थे, तो इस तरह की व्यवस्था जैसे रोमन एम्पायर में होती थी, ठीक उसी तरह की व्यवस्था यहाँ भी दिखाई गई है। तो ये कंप्लीट अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध की या फिर हम बात करें महावीर की, ये भी इन्हीं में से किसी न किसी गण और संघ से बिलोंग करते थे। इससे आगे चलते हैं।
साइट्स हैं जिन साइट्स के बारे में इसमें बताया गया है, जैसे ये सभी महाजनपद हैं टोटल, काम्बोज, गांधार, तक्षशिला, कुरु, पांचाल, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, उज्जैनी, चेरी, वत्स, वाशी, कौशल, वज्जी, मल, मगध, अंग और वंग, ये सभी राजधानियों के साथ में शो की गई हैं। इंडिया के मैप में इनकी लोकेशन आप इसमें देख सकते हो। इससे आगे चलते हैं। Oligarchy. Oligarchy refers to a form of government where power is exercised by a group of men. इसके अंदर एक जैसे एलाइट क्लास के लोगों का समूह मिलकर के इसमें रूल करता था, और इसके अंदर रोमन रिपब्लिक की तरह का रूल यहाँ पे देखा गया है। रोमन इस तरह का जो रूल था उसमें भी ठीक इसी तरह से व्यवस्था अपनाई गई थी कि बहुत से रूलर्स मिल करके बारी बारी से शासन करते थे। तो ये ओलिगार्की रूल माना जाता है, और ये इंडिया के अंदर भी इन महाजनपद में देखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे इनकी एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होती थी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर सभी सरकारी अधिकारी, जैसे आज के समय में IAS ऑफिसर्स होते हैं, उनका पर्टिकुलर उनको काम दिया जाता था। जैसे यहाँ पे कमेटी सिस्टम का भी जिक्र किया गया है। यहाँ पे कई प्रकार की कमेटियां होती थी जो सेना का प्रबंध करती थी, खाने पीने का प्रबंध करती थी, शासन व्यवस्था का प्रबंध करती थी। इससे आगे चलते हैं। फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपद, सभी महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद है मगध है। मगध के पीछे क्यों इतना शक्तिशाली हो गया? क्योंकि उसके पास में जंगल का इलाका है, वहां से हाथी मिल जाते हैं जो वे सेना के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा वहां मगध महाजनपद के अंदर सेना बहुत मजबूत है और काफी संख्या में सैनिक उन्हें मिल जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। एक फर्टाइल लैंड है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी, गंगा के कछार वाले क्षेत्र का हिस्सा इसमें आता है, इसलिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी इनको मिलती है। और हम कह सकते हैं एक जलोढ़ मिट्टी का मैदान ये है। और इसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी के चावल, गेहूं, ये यहाँ पे खूब पर्याप्त मात्रा में पैदावार होती है, और लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। तो मगध महाजनपद के ये बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से वह बाकी जनपदों से आगे निकल गया। और एक और भी कारण है इसके, जैसे अजातशत्रु है और इसके अलावा महापद्म नंद है, इस तरह के रूलर्स इसके रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से रूल किया, और वो योग्य भी थे। सबसे ज़्यादा योग्यता की बात है, वो योग्य बहुत थे, जिसकी वजह से ये शासन ज़्यादा औरों से आगे बढ़ पाया है। यहाँ पे बिंबिसार का, इस पीढ़ी का स्टार्टिंग होगी बिंबिसार से, उसके बाद अजातशत्रु, फिर उसके बाद महापद्म नंद से। इससे आगे चलते हैं। यहाँ ये बिहार का चित्रण किया गया है। राजगाह नामक जगह का विवरण यहाँ पे है। राजगीर जिसका वर्तमान नाम है, उस समय राजगाह कहा जाता है, राजाओं का घर, और उसका चित्र यहाँ पे अवशेष के रूप में दीवार का चित्रण यहाँ पे किया गया है। इसके अंदर ये जो पाटलिपुत्र राजधानी बाद में बनाई गई, उससे पहले ये राजधानी हुआ करती थी। इस प्रकार ये टॉपिक आपका यहाँ पे